हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में एमएड सेकेंड सेमेस्टर जो कि वीर बाल सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर सांख्यिकीय विधियाँ, ठीक है, के सेकेंड चैप्टर जो कि सांख्यिकी के प्रकार है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो है आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये न केवल इन दोनों यूनिवर्सिटियों बल्कि और भी उन सभी यूनिवर्सिटियों में जिसमें शैक्षिक सांख्यिकी या सांख्यिकी जो टॉपिक जो एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, उन सब के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे भी पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सांख्यिकी के प्रकार। जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार की सांख्यिकी होती है। एक सैद्धांतिक सांख्यिकी जिसे हम अंग्रेजी में थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे प्रयुक्त सांख्यिकी या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही बेसिक सा अंतर है, आइए इसको समझते हैं। सैद्धांतिक सांख्यिकी जो होती है उसे गणितीय सांख्यिकी या शुद्ध सांख्यिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सांख्यिकी सिद्धांतों और विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी सांख्यिकी के जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, है ना, उनके प्रतिपादन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाएगा वो सैद्धांतिक सांख्यिकी कहलाएगा। इसीलिए इसे सांख्यिकी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप आगे जैसे जैसे सांख्यिकी के बारे में पढ़ते जाएंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, और उनका निर्माण जिस गणित की विधि द्वारा किया गया है उसे हम सैद्धांतिक सांख्यिकी या थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और शिक्षा में हमें इनका उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी चीज़, प्रयुक्त सांख्यिकी या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। प्रयुक्त सांख्यिकी के अंतर्गत क्या होता है? हम सैद्धांतिक सांख्यिकी में जिन नियमों, जिन सिद्धांतों और जिन विधियों का निर्माण किया है, उनके प्रयोग द्वारा व्यवहारिक जीवन में, ठीक है, व्यवहारिक जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को सांख्यिकीय विधियों द्वारा हल किया जाता है। तो इसे हम प्रयुक्त सांख्यिकी कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है, प्रयुक्त यानी प्रयोग की जाने वाली सांख्यिकी, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा प्रयुक्त सांख्यिकी। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही सांख्यिकी जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि सैद्धांतिक सांख्यिकी में बनाए गए नियमों, सिद्धांतों, विधियों का उपयोग हम प्रयुक्त सांख्यिकी में करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही अलग न होकर बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू आप हैं, है ना। जब जो है सैद्धांतिक सांख्यिकी नई नई विधियों का निर्माण करती है, सिद्धांतों का निर्माण करती है, तो हम इन सिद्धांतों का उपयोग विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, है ना, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हम सैद्धांतिक सांख्यिकी से प्राप्त नियमों का उपयोग करते हैं, और जिसे हम प्रयुक्त सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। अब आगे का इसका वर्गीकरण हम देखते हैं। तो प्रयुक्त सांख्यिकी को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। आइए ये दो भाग कौन कौन से हैं इनको हम जानते हैं। तो ये दो भाग हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा है अनुमानात्मक सांख्यिकी जिसे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखेंगे, और इन्हीं के बारे में हम अपने पूरे इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानात्मक सांख्यिकी के बारे में। तो आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या है? तो देखिए, कभी भी हम सांख्यिकी का उपयोग हमने समझा है कि एक समूह पर किया जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का समूह होगा और उस समूहों पर हम के गुणों का मापन, उसकी विशेषताओं का मापन हम करते हैं सांख्यिकी के द्वारा। तो उसमें जो है सबसे पहले जो प्रकार हमने अभी पढ़ा, वर्णनात्मक सांख्यिकी, जो कि प्रयुक्त सांख्यिकी का पहला भाग है, इसके अंतर्गत समूहों या समूह से प्राप्त किए गए जो हमारे प्रतिदर्श हैं, जो सैंपल हैं,
उनकी गुणों और विशेषताओं का वर्णन करता है, ठीक है ना। यानी कि हमने जो किसी समूह या उस समूह से लिए गया कोई सैंपल, कोई प्रतिदर्श के संदर्भ में जब हम उसकी विशेषताओं का, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, तो ये जो है वर्णनात्मक सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। और वर्णनात्मक सांख्यिकी जो होता है एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि ये जिस समूह का अध्ययन करना चाहता है उस समूह के संबंध में हमें कुछ ऐसे गुणों को अंकों के रूप में देता है जो कि पूरे समूह का प्रतिनिधित्व एक साथ करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। यानी कि किसी समूह या समूह से प्राप्त प्रतिदर्श के गुणों विशेषताओं को यह अंकों के रूप में हमें देते हैं, उनका वर्णन हमें करके बताते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए वर्णनात्मक सांख्यिकी, चूंकि हमने समझा कि किसी समूह के बारे में ये उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है, तो इसके अनुसार इसमें निम्नलिखित प्रकरण आ जाते हैं जिसमें से हमें इन सभी को पढ़ना है, ठीक है। पहली चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहली चीज जो है वो क्या है, आवृत्ति वितरण, ठीक है ना। दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, तीसरा स्थिति सूचक मान या मेजर्स ऑफ पोजीशन, जो चौथा है विचलनशीलता के मान, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, पांचवा है रेखा चित्रीय प्रदर्शन या फिर जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उनको उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और चौथा है सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये सभी हमारे सिलेबस में हैं, इन सभी को हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है मात्रात्मक और गुणात्मक जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी जो होती है वो मात्रात्मक विशेषताओं को हमें यहाँ पर बताती है, ठीक है। तो आवृत्ति वितरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, स्थिति सूचक मान, विचलनशीलता के मान, रेखा चित्रीय प्रदर्शन और सहसंबंध गुणांकों के बारे में हम वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब अनुमानात्मक सांख्यिकी के बारे में समझते हैं, जिसे हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देखिए अनुमानात्मक सांख्यिकी को आगमन सांख्यिकी भी कहते हैं। आगमन सांख्यिकी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी समस्या को उदाहरणों, उसके उदाहरण, आगमन का मतलब ये होता है कि उदाहरणों से सिद्धांतों की ओर आना, ठीक है। तो बात समझ में आ गया ना। यानी कि इसके अंतर्गत वर्णनात्मक सांख्यिकी द्वारा प्रतिदर्श के संबंध में जो विशेषताओं का सामान्यीकरण समष्टि समूह की विशेषताओं के अर्थात प्राचलों के लिए लगाया जाता है, तो इसे हम अनुमानात्मक सांख्यिकी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी द्वारा हमने क्या किया कि वर्णनात्मक सांख्यिकी द्वारा हमने किसी समूह के गुणों का पता लगाया, ठीक है। ये हमारा समूह है और इससे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स द्वारा इस समूह की विशेषताओं का पता लगाया। अब इस विशेषताओं का उपयोग जब इस समूह की किसी समस्या के समाधान के लिए या उस पूरी समष्टि या उस पूरे समूह के संबंध में कुछ चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए हम करते हैं, तो इसे हम अब उसके हम क्या बोलेंगे, प्राचल बोलेंगे। ऐसी सभी चीज़ें, ऐसे सभी मापें जो कि पूरे समूह के लिए हैं उन्हें प्राचल कहते हैं। लेकिन उस समूह से लिए गए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा अनुसंधान विधियों में कि वे सभी मापें जो कि किसी समूह से लिए गए सैंपल यानी प्रतिदर्श के लिए ज्ञात की जाती हैं, उसे हम प्रतिदर्शज कहते हैं, ठीक है। और जो पूरे समूह के लिए ली जाएंगी उसे हम कहेंगे पैरामीटर या प्राचल, ठीक है ना। तो अनुमानात्मक सांख्यिकी द्वारा हम प्राचलों के संबंध में अनुमान लगाते हैं, अर्थात पूरे समूह के संबंध में अनुमान लगाते हैं। किसके द्वारा? हम सैंपल के द्वारा, ठीक है, सैंपल के द्वारा। समझ में आ गया? सैंपल या प्रतिदर्श जिसको हम कहते हैं। समझ बात आ गई ना? तो यहाँ पर यही कहा गया, इसलिए इसे हम आगमन सांख्यिकी कहते हैं, क्योंकि हमने समूह से एक सैंपल निकाला, उस समूह का अध्ययन किया, उस समूह का अध्ययन, उसी समूह पर हमने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया
और उस समूह का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ है उसकी सहायता से हम पूरे समूह के बारे में, जो हमारी जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाएंगे। इसीलिए चूंकि हम अनुमान लगाते हैं, इसीलिए हम इसे अनुमानात्मक सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अनुमानात्मक सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, अनुमानात्मक सांख्यिकी भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला मान्यता युक्त, जिसे प्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम पैरामीट्रिक इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। दूसरा मान्यता मुक्त या अप्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी, नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि अनुमानात्मक सांख्यिकी को दो भागों में बांटा गया है। आइए इन दोनों के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मान्यता युक्त प्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का क्या मतलब है। देखिए, ये ऐसी सांख्यिकी है जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास जो भी समांक हैं, जो भी आंकड़े हैं, समांक और आंकड़ा दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास समांक या आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के संबंध में कुछ मान्यताएं हों, कुछ शर्तें हों जो कि पूरी हो रही हों। ठीक है, तभी हम अनुमानात्मक सांख्यिकी में मान्यता युक्त या प्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं, तो मध्यमान और अन्य प्रतिदर्शकों की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स, दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता। ठीक है, प्रसरण विश्लेषण, जिसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, एनोवा जिसको कहा जाता है, एनोवा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतीप गमन और भविष्य कथन, रिग्रेशन एंड प्रिडिकेशन, ये भी जो है मान्यता युक्त है। काई वर्ग परीक्षण, सह प्रसरण विश्लेषण। देखिए, काई वर्ग परीक्षण ऐसा है कि यह प्राचलिक में भी आता है और अप्राचलिक में भी आता है। ठीक है, तो इसको भी हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सी मान्यताएं, कौन सी शर्तें। तो उदाहरण के लिए जब यहाँ पर कुछ मान्यताएं, जैसे पहली मान्यता हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि मान्यता युक्त सांख्यिकी का प्रयोग हम तब करते हैं जब जनसंख्या के संबंध में हमें पूरी जानकारी हो, हमें पता हो कि जनसंख्या किस प्रकार की है, किस प्रकार से उसका सैंपल कैसे हमने निकाला है। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो ये सब अगर हमें पता है, जनसंख्या के संबंध में अगर पूरी डिटेल हमें पता है, तब हम प्राचलिक सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, प्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। अब पता होने का मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो समांक है, जो आंकड़े हैं, वह सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार हों, यानी समांकों का, आंकड़ों का वितरण सामान्य प्रकार का हो, सामान्य रूप का हो। ठीक है, सामान्य प्रायिकता वक्र क्या होता है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सामान्य प्रायिकता वक्र थोड़ा सा आप जान लीजिए, कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, सामान्य प्रायिकता वक्र जो होता है कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, और जो सामाजिक आंकड़े होते हैं, जो सामाजिक आंकड़े होते हैं, ये माना जाता है कि ये आंकड़े इसी वक्र के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो ये मान्यता होनी चाहिए, हमारे पास जो भी आंकड़े हैं, यदि उनके संबंध में हमें ये पता है कि ये आंकड़े सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार वितरित हैं, तभी हम मान्यता युक्त या प्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का उपयोग करेंगे। साथ ही अगली चीज, इसमें एक और मान्यता होनी चाहिए कि प्रतिदर्श जो हमने सैंपल चुना है, उसका आकार है वो 30 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसका आकार क्या होना चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए। अगली बात, अंतरित प्रतिदर्श जो है अंतरित स्तर पर मापे गए समांकों के लिए प्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का उपयोग करता है। यानी कि मापन के जो नामित, क्रमित, अंतरित और आनुपातिक स्तर हैं, उसमें से अंतरित या आनुपातिक स्तर पे अगर कोई आंकड़ा इकट्ठा किया गया है, लिया गया है, तभी हम मान्यता युक्त सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि मान्यता मुक्त या अप्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग कब किया जाता है। तो ये ठीक उसी का विपरीत है। विपरीत होने का मतलब, इसमें किसी मान्यता या शर्त के पूरी होने का कोई आग्रह नहीं करती, कोई बाध्यता नहीं होती कि आंकड़े किस प्रकार से वितरित हों, या फिर
जनसंख्या के संबंध में कोई जानकारी न होने पर भी हम अप्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर टेस्ट हैं जो कि अप्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्यांक परीक्षण, ठीक है ना, यहाँ मध्यांक परीक्षण हो गया, चिन्ह परीक्षण हो गया जैसे साइन टेस्ट, मान व्हिटनी परीक्षण हो गया, है ना, कोलमोगोरोव स्मिर्नोव परीक्षण हो गया, ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्रूस्कल वॉलिस परीक्षण हमारे सिलेबस में है, फ्रेडमैन परीक्षण, कैंडल सदृशता परीक्षण, और इसी प्रकार से बहुत सारे परीक्षण ऐसे होते हैं जो कि अप्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। क्यों ये शर्तें पूरी होने का आग्रह नहीं करती है? क्योंकि ये कहती है कि ऐसे ये जो सांख्यिकी विधियां हैं इनमें जनसंख्या के संबंध में कोई जानकारी हमें न हो, कोई विशेष जानकारी भी न हो। जानकारी का मतलब कि ये सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है, या फिर ये जो आंकड़े हैं वो किस स्तर पे मापे गए हैं, तो तब भी हम जो है इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें आंकड़े किसी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। अगली चीज़ जो है, हाँ, आंकड़ों का जो आकार है, जो प्रतिदर्श हमने जो सैंपल इकट्ठा किया है वह 30 से कम हो यानी छोटा भी हो, तब भी हम अप्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकी का उपयोग करके निष्कर्षों को निकाल सकते हैं और अपने परिकल्पनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो विधियां हैं अप्राचलिक अनुमानात्मक सांख्यिकीय विधियां, यह नामित और क्रमित स्तर पर मापे गए समंकों या आंकड़ों के लिए भी उपयोगी होती हैं। ठीक है, और ये दोनों विधियां हमें हमारे परिकल्पनाओं के परीक्षण में ही ये अधिक उपयोगी होती हैं। ठीक है ना, चाहे वो मान्यता युक्त परीक्षण हो चाहे मान्यता मुक्त परीक्षण हो, हम इन्हीं के द्वारा परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि मान्यता मुक्त और मान्यता युक्त प्रविधियों में से जो मान्यता युक्त प्रविधियां हैं वह अधिक शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली होने का मतलब ये है कि जो हमारी शून्य परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना क्या होती है आगे हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो शून्य परिकल्पनाएं होती हैं उन शून्य परिकल्पनाओं को निरस्त करने की प्रबलता या स्वीकार करने की प्रबलता ही यहाँ पर शक्तिशाली होने से मतलब है। यानी कि प्राचलिक विधियाँ अधिक अच्छी होती हैं अप्राचलिक विधियों से। हम हो सके, जहाँ तक हो सके, हमें प्राचलिक विधियों का ही उपयोग करना चाहिए अपने समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकीय विधियों द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, अगर अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ पहुंचे। आपका सहयोग हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है ना, जिससे हम आपके लिए नए नए चीज़ों को लाते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।